गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चैप्टर 13 रनिंग है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ग्रोथ मॉडल को समझा था। तो दो ग्रोथ मॉडल मैंने एक्सप्लेन किए थे, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो ज्यादा रियलिस्टिक होता है, उसका कर्व जो है एस शेप आता है, सिग्मॉइड आता है, और वो बिल्कुल सही है, हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता है कि इनिशियली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि एकदम स्पीड से पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ होती है, और एक टाइम के बाद में जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ वापस से डिक्लाइन हो जाती है और फिर स्टेशनरी हो जाती है। ठीक है, आज बच्चों नया टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जो भी टॉपिक्स हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है बच्चों? एक्चुअल में हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक बिहेवियर है, अपना एक लाइफ स्टाइल है। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ही बार पूरी लाइफ में, और जैसे कि साल्मन फिश है। और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उनके अंदर हर महीने कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो रिप्रोडक्शन के लिए एबल होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैमल्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल्स हैं उनमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं पर मंथ। तो 45 या 50 ईयर की एज तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होती है, और हर महीने साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, हर महीने एक ओव्यूम रिलीज होता है। तो जो पैटर्न है हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है, रिप्रोडक्शन का और उनके लाइफ स्टाइल का। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कहते हैं। मतलब लाइफ के अंदर काफी सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। जो बड़े साइज के एनिमल है वो मतलब नंबर ऑफ जो बेबीज हैं, मतलब जो बड़े साइज के एनिमल है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म कम प्रोड्यूस करते हैं, बड़े साइज के। इसलिए अब हाथी है तो हाथी का तो आपको पता ही है, जो गेस्टेशन पीरियड है 21 मंथ का है, जो प्रसव काल है 21 मंथ का है, और वो लार्ज अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस करता। गाय है तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करती अपने बच्चों को। ठीक है ना, वही जो छोटे साइज के एनिमल होते हैं वो छोटे साइज के ही एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट में, बड़ी ज्यादा संख्या में। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा नेचर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन ए एंड बी। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, इनको एक एक करके समझेंगे हम। म्यूचुअलिज्म। सेकंड, कंपटीशन। कंपटीशन। थर्ड, प्रीडेशन। फोर्थ, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। फिफ्थ, कमेंसलिज्म। एंड सिक्स्थ, अमेंसलिज्म। बच्चों अब हम पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटरेक्शंस को समझेंगे। वो बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अब यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ये जो चैप्टर्स है एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ने पड़ेंगे। कारण ये है कि नीट के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनाते हैं वो, तो अपने लिए वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। समझ में आ गई आप सबके बात?
तो यहाँ पर नेचर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और सभी का अपनी अपनी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के साथ या अदर पॉपुलेशन अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता ही है। तो यहाँ पर 6 प्रकार के 6 टाइप के इंटरेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। सपोज करो स्पीसीज ए या ऑर्गेनिज्म ए, स्पीसीज बी या ऑर्गेनिज्म बी, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में 2 ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। जैसे कि आपने माइकोराइजा पढ़ा होगा, फंगाई का और रूट का एसोसिएशन है, उसमें दोनों को बेनिफिट है। लाइकेन का एग्जांपल पढ़ा होगा, ठीक है, लाइकेन का एग्जांपल पढ़ा है ना, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगाई का। तो म्यूचुअलिज्म में जब 2 ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को बेनिफिट मिलता है और दोनों सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सेकेंड लेते हैं कंपटीशन। कंपटीशन के मतलब, कंपटीशन में क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में फूड के लिए, रहने के स्थान के लिए क्या होता है, आपस में संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है और उसमें दोनों को लॉस होता है। अगर वो आपस में सुलह कर लेते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठा लेते हैं जब तो ठीक है, नहीं तो नुकसान दोनों को होता है, नुकसान दोनों को होता है। मान लो मार्केट, किसी शहर के मार्केट के अंदर 2 बड़े बिजनेसमैन है और वो दोनों बिजनेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो आपस में लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, लेकिन दोनों एक बॉन्डिंग बना के चलते हैं। अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर आपको क्या लगता है कि जिस कंपनी की हम एलईडी या जिस कंपनी का मोबाइल ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, वो ही कंपनी थोड़ी बनाती है, आपस में उनका अच्छा इंटरेक्शन होता है, एक पार्ट किसी और ने बना लिया। अब जैसे मैं नाम भूल गया, एक जगह है, मतलब ये जो है ना ब्रांड है ना एप्पल आईफोन, आपको जानकारी अच्छी होगा, मैं नाम भूल गया कंपनी का। नहीं, एप्पल आईफोन जो कंपनी बनाती है, जो कंपनी एप्पल का आईफोन बनाती है वही कंपनी एमआई के फोन बनाती है, शाओमी के। और आप देखो शाओमी के फोन बहुत ही अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज भी, और उसका मैंने उसको एग्जामिन भी किया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंपटीशन है, कंपटीशन नुकसानदायक है दोनों स्पीसीज के लिए, दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है कि एक बड़ा ऑर्गेनिज्म, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, इसे कहते हैं प्रीडेटर, उसे कहते हैं प्रीडेटर। और जिसको खाया जाता है वो है प्रे। वो क्या है? प्रे है। मान लो कोई टाइगर है, कोई टाइगर किसी डियर को खा रहा है, तो ये प्रीडेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर टाइगर क्या हो गया? प्रीडेटर हो गया, और जो डियर है, हिरन है, वो क्या हो गया? प्रे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेनिफिटेड कौन हो गया? टाइगर हो गया, और नुकसान किसको हो गया? डियर को हो गया, क्योंकि उसका तो सर्वाइवल ही नहीं रहा ना। नेक्स्ट लेते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर या इनसाइड टू देम, उनके बॉडी के अंदर रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस प्रकार के रिलेशन को, इस प्रकार के इंटरेक्शन को पैरासिटिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है उसे होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। मान लो अपनी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ गया, वो तो मजे से रह रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। हम जबरदस्ती में बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, हमें बार बार फीवर आ रहा है, फीवरिंग हो रही है, ठीक है ना, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, प्लांट से रिलेटेड भी हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, आज मान लो कोई, जैसे प्रीडेशन की अपन बात कर रहे थे, अच्छा पैरासिटिज्म के अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है लॉस खाता है, ठीक है ना। हम प्रीडेशन की बात करें, अगर कोई बर्ड किसी बीज को खा रहा है तो ये भी प्रीडेशन का एग्जाम्पल है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट को खा रहा है तो वो भी एक प्रीडेशन का एग्जाम्पल है एक तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, तो एक को तो होता है फायदा, दूसरा का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। मान लो किसी खेत के अंदर, फार्म के अंदर कोई जानवर चल रहा है और उसके चलने से पीछे कुछ इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं, तो जो बर्ड्स हैं वो पीछे पीछे चल के, जो बगुला वगैरह जो होता है ना, वो उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो वो जो गाय चल रही है या कोई एनिमल चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है यार। तो बेनिफिटेड कौन हो गया? एक जो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो बेनिफिट हो गया। तो कमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, कोई ना तो लॉस है ना कोई फायदा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। इसको हम आगे समझेंगे, इन सबको एक एक करके और समझेंगे हम, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया?
ठीक है, तो इस टेबल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये चीज। अमेंसलिज्म का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक एक करके सारे एग्जांपल देख लें अपन। ठीक है, मैं सारे टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तो एक ही नहीं कई सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अपन लेते हैं प्रीडेशन। फर्स्ट है प्रीडेशन। हाँ बच्चों, प्रीडेशन, प्रीडेशन समझ गए? प्रीडेशन के अंदर जब दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, और बाकी है बच्चों प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब समझ गए आप? मैं समझ गए। प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रीडेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म खाया है, जिसने खाया है वो तो है प्रीडेटर, और जिसको खा गया है वो है प्रे। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है टाइगर एंड डियर। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? बस दिमाग में बैठा लेना, डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है, अब अपन को एग्जांपल पर फोकस करना है। टाइगर एंड डियर समझ में आया? नहीं है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। सेकेंड एग्जांपल, स्पैरो ईटिंग एनी सीड। कोई चिड़िया है, कोई स्पैरो है, किसी बीज को खा रही है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन। इसके बाद में लेते हैं एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स। कोई एनिमल किसी प्लांट को खा रहा है, तो दिस वन इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन। ओके वंस, समझ में आ रहा है कुमकुम आपको? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, बिसाइड्स acting as a conduit for energy transfer across trophic level, they keep prey population under control। अब ध्यान से देखना बच्चों, आप गर्मियों में जब कभी बारिश आ जाती है तो लाइट के आसपास के कई सारे इंसेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे कीट इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो 2-3 लिजार्ड है वहां आ जाती है और उनको फिर फिनिश करती है वहां से आगे। तो ये भी प्रीडेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपने फूड चेन पढ़ा है 10th के अंदर। फूड चेन क्या है? कि फूड के लिए ऑर्गेनिज्म की सीरीज है, जिसमें सनलाइट की एनर्जी को प्लांट ट्रैप करता है, प्लांट की एनर्जी को हर्बीवोर में ट्रांसफर हो जाती है, हर्बीवोर से फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो प्रीडेशन का जो पैटर्न है, इसमें ना केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लेवल से अगले लेवल में, बल्कि प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। मतलब सोचो आप, अगर लिजर्ड ना हो तो जो इंसेक्ट है कितने ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रीडेशन जरूरी है नेचर के अंदर। इससे क्या होता है कि जो दूसरे जो लोअर ऑर्गेनिज्म में उनकी जो पॉपुलेशन है कंट्रोल रहती है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर क्लास में ही लर्न हो जाना चाहिए। प्रिकली पियर कैक्टस, ये एक एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920। बच्चों एक प्लांट है जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस, जिसको 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, कॉज्ड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली। और वो प्लांट ऐसा निकला कि वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया पूरे एरिया के अंदर, बहुत ज्यादा एक आतंक मचा दिया उसने। ठीक है ना? The invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, a moth, from its natural habitat was introduced into the country। अब ये जो प्रिकली पियर कैक्टस 1920 में ऑस्ट्रेलिया में इसने आतंक मचा दिया था, इतना तेजी से फैल गया था, ये तब कंट्रोल आया पता है? जब उस कैक्टस को खाने वाला एक मोथ, एक इंसेक्ट वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके वो जो कैक्टस की जो स्प्रेडिंग है वो कंट्रोल में आई। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? दोबारा सुन लीजिए, 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस नाम का जो प्लांट है वो इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो उसने क्या आतंक मचा दिया, इतनी जल्दी कम समय में वो फैला कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ठीक है ना? वो तब कंट्रोल आया जब उसको खाने वाला एक इंसेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंसेक्ट की स्पीसीज को, तब जाके वो कंट्रोल में आया। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? क्लियर है? प्रिया क्लियर है? भावना? नेक्स्ट लेते हैं
बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। हाँ, अब देखिए बच्चों, आप आगे आपने नाइन्थ चैप्टर में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इनऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग, जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल कैसे कि आप अपने फार्म में आर्टिफिशियल जो यूरिया है वो यूज करते हो, आप अपनी सॉइल में मिलाते हो खेत की, ठीक है ना। आप वहां पर कीट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का छिड़काव करते हो। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है ये। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, जब आप नेचुरल मेथड से आप गोबर की बनी हुई खाद, नेचुरल जो मैन्योर है वो काम में ले रहे हो और अपनी खेत की सॉइल में मिला रहे हो। दूसरे जो इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए आप कोई नेचुरल मेथड अपना रहे हो, तो उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो हार्मफुल नहीं है। समझ में आ गई बात। तो कई बार मैंने टीवी पर वगैरह पर प्रोग्राम देखा कि सीकर साइड में कुछ एक फार्मर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मान लो उनके फार्म में कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके प्रीडेटर ऑर्गेनिजम्स को वहां पाला जाता है। जैसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म पाले जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से उनको कंट्रोल, भाई आपको किसी एरिया में चूहों को कंट्रोल करना है, तो ऐसे तो नहीं चूहों को पकड़ पकड़ के मारोगे आप, ठीक है ना। तो आप वहां पर बिल्लियों को पाल सकते हो, तो वो अपने आप ही वहां कंट्रोल कर देगी। एक या दो पाल लो तो अपने आप ही वो कंट्रोल करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। तो फार्मिंग के दौरान कई सारे ऑर्गेनिज्म जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो किसान भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूज आ सकते हैं, तो उनको यूज करके प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गई बात आपकी। नेक्स्ट लेते हैं, प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी by reducing the intensity of competition among competing prey species। ये क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो प्रे पॉपुलेशन है वो आपस में क्या कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन करके वो क्या करते हैं, खुद को ही मार लेते हैं। मतलब कंपटीशन होगा तो दोनों को नुकसान होगा। तो जो प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म है कई बार स्पीसीज डाइवर्सिटी को बनाए रखता है, वो एक बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। कबीर ध्यान से सुनिए, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पिजास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। ट्वेल्थ क्लास आपको एग्जाम्पल पर स्ट्रेस देना है, एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन एग्जाम्पल्स पर पूरा स्ट्रेस देना है। चाहे तो मेरे साथ में नोट भी कर सकते हैं आप, और या फिर आप अपने खुद एनसीईआरटी बुक से जब आप रीड कर रहे हो तो उनको साइड में पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये एग्जाम्पल्स हैं। तो वो नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है सीधा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कई बार जो प्रीडेटर की जो स्पीसीज है वो प्रे स्पीसीज को कंट्रोल रखती है, उनके सर्वाइवल को बनाए रखती है, उनकी डाइवर्सिटी को बनाए रखती है, उनके बीच में कंपटीशन को कम करके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज है, एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है जहां पर स्टारफिश पिजास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जब सभी स्टारफिश को वहां से हटा दिया गया, जब सभी स्टारफिश को वहां से रिमूव कर दिया गया, तो वहां पर 10 से ज्यादा, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट इन ए ईयर।
जब इस रॉकी इंटरटाइडल एरिया में स्टारफिश पिजास्टर जो फिश है उसको जब हटा दिया गया तो 1 साल के अंदर ही मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उनके बीच में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। समझ में आ गई बात आपके? तो इस तरीके से क्या है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि कई बार प्रीडेटर की जो स्पीसीज होती है वो प्रे की डाइवर्सिटी को बनाए रखती है, ठीक है, उनके बीच के कंपटीशन को घटाकर या कम करके। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रॉकी इंटरटाइडल जो कम्युनिटीज है वहां एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो एरिया है वहां पर स्टारफिश पिजास्टर जो फिश है वो कई सारी इन्वर्टिब्रेट स्पीसीज को बनाए रख रही थी, लेकिन जब एक बार उनको हटा दिया गया तो 1 साल के अंदर ही कई सारी मोर देन 10 स्पीसीज वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं है? आ गया? नेक्स्ट लेते हैं, इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे माइट एक्सटिंक्ट एंड प्रीडेटर विल आल्सो एक्सटिंक्ट। ये कह रहा है कि अगर मान लो जो प्रीडेटर है बहुत तगड़ा कलाकार है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और वो अपने प्रे स्पीसीज को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, ज्यादा अगर वो कंज्यूम कर जाता है तो जो प्रे स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। अब प्रीडेटर भी नहीं बचेगा। अब क्या नहीं बचेगा? प्रीडेटर भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अब उसको फूड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, कई बार ये देखा गया है कि जो प्रीडेटर की स्पीसीज है वो ओवर एक्सप्लॉइट कर जाती है और इससे जो प्रे की स्पीसीज है वो लुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है और कुछ समय बाद में प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाता है बिकॉज लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से। ठीक है प्रिया, तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ना है और साइड में पॉइंट आउट करते जाना है, ठीक है, ये बेटर रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस। अब बच्चों बात करेंगे कि जो प्रे है जिसको खाया जाता है वो अपने बचाव के लिए कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म अपनाती है, कई सारे केमिकल्स रिलीज करती है, कलर चेंज करती है, तो इन सबको हम समझेंगे। यहां तक क्लियर है सबके? क्लियर नहीं? हाँ बोलो। ये क्या करती है कि देखो ऐसा है कि स्टारफिश पिजास्टर क्या करती है, जो भी इनवर्टिब्रेट स्पीसीज है तो उसके बीच के कंपटीशन को कम करती है, ठीक है। कैसे? कोई एक स्पीसीज है उसको अगर उन्होंने कंज्यूम किया तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा है। अगर स्टारफिश इंटरफेयर नहीं करेगी, उनको नहीं खाएगी, तो वो आपस में लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टारफिश पिजास्टर एक इंटरमीडिएट हो गया कि उसके प्रेजेंस की वजह से कई सारी स्पीसीज का सर्वाइवल बना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस। प्रे स्पीसीज evolved various डिफेंसेस। जो प्रे स्पीसीज है वो कई डिफेंस अपनाती है। समझा दो बच्चों, इस टॉपिक को समझा दो भाई। अपन ने ये तो समझ लिया प्रीडेटर प्रे को खाता है, लेकिन प्रे भी तो अपना बचाव करता है, अपना प्रिवेंशन करता है कि भाई उसको कोई ना खा पाए। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग are cryptically colored, camouflaged to avoid being detected easily by predator। मतलब कुछ इंसेक्ट्स की स्पीसीज और फ्रॉग्स की स्पीसीज अपने कलर को चेंज कर लेती है, अपने कलर को बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड जैसे कलर का बना लेती है। भाई ये बोर्ड का जो कलर है इसी कलर का यहाँ पर अगर इंसेक्ट बैठा हो तो आपको इजीली ऑब्जर्व नहीं होगा। होगा क्या ऑब्जर्व? भाई जिस कलर का ये बोर्ड है इसी कलर का अगर मैं यहाँ लाइन खींचूं किसी चौक को लेके, वो लाइन दिखेगी नहीं आपको। मुझे दिखाना है तो व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूँ, वो क्लियर दिखाई देगा। तो जो प्रे स्पीसीज है इसमें कई सारे इंसेक्ट और फ्रॉग जो है वो अपने कलर को चेंज करते हैं, क्रिप्टिकली चेंज कर लेते हैं, कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अपने बैकग्राउंड जैसा बना लेते हैं और इस वजह से जो प्रीडेटर है वो उन्हें पहचान ही नहीं पाता। बताइए समझ में आया नहीं है? पूजा समझ में आया नहीं है? पक्का आ गया? ठीक है चलिए। सेकंड, सम आर पॉइजनस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं,
मतलब कुछ पॉइजन या केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई। क्या नाम है? मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई। बच्चों ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये हाईली डिस्टेस्टफुल है। ये क्या है? हाईली डिस्टेस्टफुल है टू इट्स प्रीडेटर। मतलब इसको जो खाने वाला एनिमल है उसके लिए ये हाईली डिस्टेस्टफुल है, ये जो बर्ड इनको खाता है, बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल केमिकल होता है जिसकी वजह से जो भी बर्ड इनको खाता है तो वो उनके लिए स्वादिष्ट नहीं रहती। Butterfly acquire this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed। मतलब ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है अपने अंदर ऐसे केमिकल को कहां से प्राप्त करती है, कहां से एक्वायर करती है कि जब इसकी कैटरपिलर जो स्टेज होती है उस समय ये जिस पॉइजनस वीड को खाती है तो वहां से ये केमिकल उनकी बॉडी में आ जाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो मोनार्च बटरफ्लाई है इसकी बॉडी डिसटेस्टफुल होती है इसके प्रीडेटर एनिमल बर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि ये केमिकल बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल होता है उस बर्ड के लिए। और ये कहां से आया कि जब ये कैटरपिलर स्टेज में थी तब ये पॉइजनस वीड खाया करती थी, तो वहां से ये केमिकल इनकी बॉडी में आ गया। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? हाँ, एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, 12th क्लास बेटा ध्यान से सुनिए। मोनार्च बटरफ्लाई सबको समझ में आ गया? मोनार्च बटरफ्लाई का, ठीक है। एक एग्जांपल क्या बताया कि कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ में, और इसलिए वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते प्रीडेटर के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं, प्लांट्स इवॉल्व्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। कई सारे प्लांट आपने देखा होगा कि कई सारे प्लांट में कांटे आ जाते हैं, है ना। तो प्लांट इवॉल्व करते हैं मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर। प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए हर्बीवोर के अगेंस्ट कई सारे केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जांपल इन अकेशिया एंड कैक्टस थॉर्न्स पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं। अकेशिया और कैक्टस में कांटे पाए जाते हैं, थॉर्न पाए जाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है डिफेंस का, अपने आप को बचाने का। समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, मेनी प्लांट्स स्टोर केमिकल्स दैट मेक हर्बीवोर सिक। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स को स्टोर करते हैं जो कि हर्बीवोर जो एनिमल है उनके लिए हार्मफुल है और उनको बीमार कर देता है, उनको वो बीमार कर देते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये भी एक एग्जांपल है। फिर लेते हैं वीड कैलोट्रोपिस। ध्यान से सुनिए, वीड कहते हैं अनडिजायर्ड प्लांट को, ठीक है, अनवांटेड प्लांट को जो अपने आप ही उग जाता है उसे वीड कहते हैं। तो वीड जो कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस CALOTROPIS प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो ये वीड है एक हाईली पॉइजनस कार्डियक मतलब हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाला ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है ये। इसके अलावा आपने सुना होगा निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ओपियम, अफीम are produced by plants for defenses against grazers and browsers। ये जो केमिकल जो आप सुन रहे हैं जो मेडिसिन में काम में लिए जाते हैं, एक्चुअल में ये प्लांट के डिफेंस केमिकल हैं जो इनको डिफेंस देते हैं। बताइए बच्चों समझ में आया नहीं आया? आ गया? तो इन एग्जांपल्स को आप खुद भी पढ़ना, रीड करना। आज 2 मिनट और मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर अपन क्लास को यहीं रोकेंगे। सेकंड लेते हैं कंपटीशन। बेटा जब भी मैं एक दिन पहले आपको बोलूं कि कल अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में चलेंगे, तो आप यू शुड ब्रिंग द एप्रिन जरूर लेके आए, पहने उसको, ठीक है। और आपके लिए आगे भी वो यूजफुल रहेगा क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हो आप, बायो के स्टूडेंट हो, तो आगे भी वो काम आएगा आपके, ठीक है। कंपटीशन, अगला जो इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन। बच्चों कंपटीशन क्या है? द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट हार्म्ड।
मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को, रिलेशन को हम कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। तो आपने डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा है, डार्विन की थ्योरी को पढ़ा है चैप्टर 7 में, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। तो डार्विन ने बिल्कुल सही कहा, और ये हर फील्ड में अप्लाई होता है कि लिविंग बींग्स के बीच में फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मनी के लिए संघर्ष होता है, फाइट होती है, और इसमें जो सुपीरियर होता है, जो ज्यादा फिटेस्ट होता है, वो सरवाइव करता है, और जो इंफीरियर ऑर्गेनिज्म होता है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है सिस्टम से। ओके बच्चों, तो कंपटीशन के भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो नीट में भी आते हैं, वो हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है बेटा, तो आप सब आगे भी रेगुलर रहें।